आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। आज हमारे बातचीत का विषय है हिंदी प्रदेश की बागी औरतें, लोक से इतिहास तक। हिंदी में भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों ने स्त्रियों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। इस बदलाव से स्त्रियां नून तेल की चिंता से आगे बढ़कर उनके जीवन के में कई अवसर आए, जैसे वह घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर साहित्य, संस्कृति और राजनीति में अपनी सशक्त भागीदारी दर्शाती हैं। देखा जाए तो नवजागरण भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने पुराने विचारों के नाम पर फैले अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं अनाचारों से समाज को मुक्त कराने हेतु एक सशक्त हस्तक्षेप किया है। भारतीय समाज में आए इस नवजागरण के फलस्वरूप ही स्त्रियों ने हर उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जहां उनको अवसर मिला, चाहे वह समाज सुधार आंदोलन हो, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो। वह अपनी भूमिका में किसी भी तरह से पुरुषों से कमतर नहीं देखी जा सकती, लेकिन उन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं। भारतीय समाज में स्त्रियों का सामूहिक जीवन होता है। पूरे घर परिवार एवं नाते रिश्तेदार की जिम्मेदारी, उनकी देख रेख उन स्त्रियों के ही जिम्मे रहता है। स्त्रियां चाहे घर में रहें या बाहर, उनके हिस्से अपने साथ साथ अन्यों को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वह उसको बखूबी निभाती हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत बहादुरी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली महान योद्धा मृदुला साराभाई से जब महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने भारतीय महिलाओं को रसोई से बाहर निकालने का काम किया है, अब आपको उन्हें वापस लौटने से रोकना होगा। महात्मा गांधी के इस कथन से यह स्पष्ट है कि एक तरफ स्त्रियां स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य स्त्रियों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं, प्रेरित कर रही थीं। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्त्रियों ने स्वतंत्रता संग्राम में आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चे पर बखूबी भूमिका निभाई है। आज़ादी की लड़ाई में स्त्रियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी सहभागिता को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी भी अपने भाषण में बराबर कहा करते थे कि जब तक इस कार्य में महिलाएं पूरी तरह सहयोग नहीं करती, तब तक स्वराज्य की आशा करना व्यर्थ है। जिन लोगों को इस बात पर संदेह था, उसे नमक सत्याग्रह के आंदोलन ने दूर कर दिया। जब नमक सत्याग्रह आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए इलाहाबाद की सड़कों पर बड़ी संख्या में औरतें बाहर निकली, तब पंडित नेहरू को यह समझते देर नहीं लगी कि अब देश को आज़ादी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह कोई लफ्फाजी या विचारहीन आह्वान नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं को राष्ट्रीय भावनाएं रखने वाली राजनीतिक हस्तियां माना, जो संघर्ष और बलिदान में पुरुषों से अधिक नहीं तो कम से कम उनसे कम नहीं थीं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी समाज में स्त्रियां, जो कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको बगैर साथ लिए कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आंदोलन इस बात का गवाह रहा है। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही प्रत्येक गतिविधियों में बराबर की हिस्सेदारी करती रही हैं। ऐसे समय में बात यह खटकती है कि स्त्रियां अपने देश के स्वराज के लिए कानून के उल्लंघन के साथ
जब जेल भी जा सकती हैं तो इतिहास में उनकी उपस्थिति और सक्रियता को ईमानदारी के साथ दर्शाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात को नीरजा माधव भी रेखांकित करती हुई कहती हैं कि जिन लेखकों को सामंती वृत्ति का विरोधी और समानता का पोषक माना गया, वही लेखक जब इतिहास लेखन की ओर उन्मुख हुए तो स्त्री रचनाकारों के संदर्भ में सबसे अधिक सामंती वृत्ति के पोषक दिखलाई पड़े। पिछले पन्नों में अंकित इतने स्त्री रचनाकारों की उपस्थिति के बावजूद मात्र 5-6 लेखिकाओं का नामोल्लेख कर देना यह एक विचित्र तरह का अपराध है। इतिहास में स्त्रियों की उपेक्षा कोई नई घटना नहीं है। इसको हम नवजागरण के संदर्भ में देखें तो बंगाल राज्य इसका प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ की विचारधारा का केंद्र बिंदु भी स्त्री जागरण रहा है। वहाँ भी इतिहास स्त्री लेखन के संबंध में मौन है। यही कारण है कि सुमन राजे को हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखना पड़ता है, नीरजा माधव को हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इस तरह से और भी कितनी पुस्तकें हैं, जैसे आधी औरत आधा ख्वाब, आधी आबादी का संघर्ष एवं इतिहास, इस इतिहास में स्त्री आदि इस तरह की रचनाएं देखी जा सकती हैं। महात्मा गांधी के आह्वान एवं स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि स्त्रियों की और उपेक्षा अब संभव नहीं है। ये स्त्रियां देश की आजादी में अपने सुख दुख का ख्याल न करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्रियजनों को तैयार भी करती हुई कहती हैं, नारे खोरे पानी हुई हैं, पानी का निशानी हुई हैं, पिही पिही पियसिया बुझैया भैया बीरनु। अर्थात यह गीत एक स्त्री की वह अभिव्यक्ति है जो वह माँ भी है, एक बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की पत्नी भी है, जो अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में उनको भेज रही है। वहाँ जहाँ न खाने की चिंता है न पानी पीने की, वहाँ देश की आज़ादी के लिए नार कुइयाँ जहाँ से भी जो कुछ भी मिले वह कुछ खा पी कर प्यास बुझाने की बात करते हैं। यह हिम्मत और साहस देना यह मामूली बात नहीं रही है। मैनेजर पांडे लिखते हैं, उस जनयुद्ध में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों, पुरुषों और स्त्रियों ने अंग्रेज राज के विरुद्ध युद्ध किया। उसमें सभी जातियों, पेशों और हैसियत के लोग शामिल थे। बात उस समय युद्ध से संबंधित लोकगीतों, गीतों और साहित्य के विभिन्न रूपों के माध्यम से हमारे सामने यह बात आती है। इस कथन के अनुरूप ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए माताओं, बहनों और पत्नियों ने गुहार लगाई। वे कहती हैं, माई हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, देशवा बचावे खातिर अन धन सोनवा देदा। यह वह स्त्री जानती है कि उसके सहयोगी के जाने के बाद उसका संघर्ष और अधिक बढ़ जाएगा, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यह इस तरह के उदाहरण आप अवध के किसान विद्रोह में जो पुस्तक है सुभाष चंद्र कुशवाहा की, उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे स्त्रियों के पति जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चले जाते हैं तो वे कैसे बेबस और अकेली हो जाती हैं और किस तरह से कष्टों में अपना जीवन यापन करती हैं। तो वह इन कष्टों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती हैं और देश की लड़ाई के लिए प्रेरित करती हैं। और हम आगे और भी देख सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र कुशवाहा अपनी पुस्तक में एक फूलमती, अब्दुल्ला आदि की पत्नियों के जो दुख का जिक्र करते हैं,
उन सबको हम पढ़कर इनके संघर्ष, इनके त्याग, इनके कष्ट का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यह जो स्त्रियां थीं, अपनी उपेक्षा की परवाह न करते हुए भी स्वतंत्रता की साधिकाएं रही हैं। इन जो लोकगीत आज़ादी के परवानों की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, उसमें हम देख सकते हैं कि हम भारत के गोंड बैंगा, आज़ादी ख्वार, अंग्रेजन ला मार भगाओ, भारत ले रे। हम भैया छाती अडाओ, हम तो खून बहाओ, भारत ख्वार, अंग्रेजन ले मार भगाओ, भारत ले रे। स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई का स्रोत 1857 की क्रांति से जुड़ता है। इसी समय से ही भारत की बेटियां आजाद भारत का सपना संजोए एकजुट हो गई थीं। इसी समय में छोटे बड़े वृद्ध जवान, स्त्री पुरुष सब एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में लड़ते हैं। 1857 की लड़ाई हर वर्ग, हर वर्ण, हर संप्रदाय, हर जाति, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मोर्चा संभाला। उन्होंने मुक्त योद्धाओं को अपने घरों में छुपाया, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने, जासूसी करने, घायलों की तीमारदारी करने, संदेशे पहुंचाने से लेकर खुद हाथ में तलवार थाम ली और इस स्वतंत्रता संग्राम में जोरदार भूमिका निभाई। असूर्य स्पर्शा मानी जाने वाली ये बेगमें भी हथियार उठाती हैं, रानियों ने भी तलवार संभाली। दलित और पिछड़े वर्ग की जुझारू स्त्रियों ने भी कंधे से कंधे मिलाकर अपनी बहादुरी दिखाई। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही कांग्रेस के अधिवेशनों में स्त्रियां प्रतिभाग करने लगी थीं। श्रीमती गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के मंच से अपना पहला भाषण दिया। सुजाता लिखती हैं, कांग्रेस के गठन के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से स्त्रियां बड़ी संख्या में सामने आने लगी। एक स्त्री जो अंग्रेजों के शासन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों में नहीं देख सकती थी, इसलिए वह जेल भी जाना चाहती थी और सबको इस शासन और सत्ता के प्रति सचेत भी करती थी। आजकल एक नारा बहुत प्रसिद्ध है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यह नारा वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है, जबकि उस समय स्त्रियों का संघर्ष देश की आजादी को समर्पित था। अतः यह स्पष्ट है कि देश आजाद हो या गुलाम, स्त्रियों का संघर्ष अनवरत जारी है। एक लोकगीत से आप समझ सकते हैं, अब ना सहब हम जुलुमिया बलम, हम हूँ जाइब भले जेल खाना। फिरंगिया भइल दुश्मनवा बलम, अब रौरो चली जेल खाना। फुटली किरनिया पुरुष असमनवा, अब ना रुकी संग्रमवा बलम, रौरो चली जेल खाना। लोकमन अपनी स्मृतियों में अतीत के इतिहास को संचित रखता है। उसी स्मृतियों की अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। इन लोकगीतों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुआयामी पक्ष को देखा जा सकता है। भोजपुरी में एक लोकगीत जो अंग्रेजी राज का वर्णन करता है कि हो गईली कंगाल हो विदेशी तोरे रजवा में, सोने के थारी में जेवना जेवत रहली, कठवा के डोकिया ले भैली मुहाल हो। भारत के लोग आज दाना दाना तरसे लगे, लंदन के कुतवा उड़ावे मजा माल हो विदेशी तोरे रजवा में। सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अनेक नायिकाओं ने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम सूझबूझ का परिचय दिया। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नारा स्पष्ट नारा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी के फलस्वरूप बुंदेलों के बीच ही नहीं, पूरी दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई अमर हो गईं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कृति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वह कविता किसकी जबान पर नहीं होगी जो अपने भाव, सौंदर्य और कला बोध से लोगों को जगाती है।
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। हो सकता है मर्द शब्द से आपको आपत्ति हो, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मर्द शब्द से उस समय वीरता का प्रतीक माना जाता था और यह वीरता का पैमाना हम लोगों ने उस समय यही बना रखा था, इसलिए यह शब्द उस समय के प्रयोग के हिसाब से उचित ही जान पड़ता है। इसी प्रकार से विष्णु गोडसे की कृति माझा प्रवास में झलकारी बाई का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर में लगी झलकारी बाई की तस्वीर इनकी शहादत की गवाह है। झलकारी बाई तीरंदाजी और तलवारबाजी में पारंगत थी। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए झलकारी बाई ने रानी की पोशाक पहनकर झांसी की सेना की सेनापति बन गई। झलकारी बाई अपने जान की बाजी लगाते हुए रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से बाहर निकाल दिया और उन्होंने एक महिला सेना का गठन किया जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रही थीं। उस दुर्गा दल जिसका नाम था दुर्गा दल, इस दुर्गा दल में मंदर, सुंदरबाई, मोतीबाई, काशीबाई, जूही, दुर्गाबाई जैसी अनेक महिलाएं सैनिकों ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गईं। इन वीरंगनाओं के लिए लोक में एक गीत प्रचलित है, चूड़ी फोरवाई के न्योता, सिंदूर पोछवाई के न्योता। आप समझ सकते हैं कि जो चूड़ी हमारे भारतीय समाज में चूड़ी फोड़ना और सिंदूर पोछना कितना बड़ा अपशगुन माना जाता है। सिंदूर पूछ जाने के उपरांत स्त्रियां राण कही जाती हैं। राण जैसा घृणित शब्द स्त्रियों की जो मन की वेदना को चीरता हुआ बाहर दिखाई पड़ता है और ऐसे शब्द के लिए भी वे सारी स्त्रियां तैयार हैं अपने देश के लिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए। वे चाहती हैं कि उनका देश इन गोरों से आजाद हो जाए। इन स्त्रियों में एक लखनऊ की बेगम हजरत महल थीं जिन्होंने अपने पुत्र विरजिस कदीर को गद्दी पर बैठाकर लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया। वे अंग्रेजों की सेना से डटकर मुकाबला कर रही थीं। बेगम हजरत महल की गजल के शेर में आजादी की गुहार को हम देख सकते हैं। वे लिखती हैं, साथ दुनिया ने दिया न मुकद्दर ने दिया, रहने जंगल ने कब दिया जो शहर ने न दिया। एक तमन्ना थी कि आजाद वतन हो जाए, एक तमन्ना थी कि आजाद वतन हो जाए, जिसने जीने न दिया चैन से मरने न दिया। इस तरह से ये बड़ी अच्छी और शानदार कविता है जिसको पढ़कर बेगम हजरत महल की मनः स्थिति से हम लोग परिचित हो सकते हैं। वे खुद लखनऊ के आलमबाग में हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व करती हैं। दी टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल लिखते हैं, बेगम में जबरदस्त पराक्रम और योग्यता दिखाई देती थी। वह अपने नवाब पति से बेहतर मर्द थीं। बेगम हजरत महल की बहादुरी से महल की वे बेगमें भी उनकी मुरीद हो गईं जिन्होंने शुरू में बिरजिस कद्र को नवाब बनाना पसंद नहीं किया था और इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब बेगम की भूमिका पर भी गौरवान्वित महसूस हो रही थीं। इतना ही नहीं, इनके सैनिक दल में बहुत सारी महिलाएं सैनिक थीं। इन महिलाओं का नेतृत्व रहीमी नामक क्रांतिकारी महिला कर रही थी। ऐसी ही एक वीर सिपाही का नाम उदा देवी था जिन्होंने लखनऊ के सिकंदराबाद किले पर हुए हमले में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए 32 सैनिकों को मार दिया। अंततः उदाबाई कैप्टन वेल्स की शिकार हुई। उदा देवी के बारे में एक कहानी यह प्रचलित है कि जब वह पेड़ से बराबर गोलियां चला रही थीं तब किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह गोलियां किधर से आ रही हैं, लेकिन जब अंतिम गोली जब 30 लोगों को मारकर वह नीचे गिरा दी तो अंग्रेजों के होश ही न रहे कि
कर कौन रहा है। लेकिन जब उनको एक बार गोली लगी और वो नीचे पेड़ पर धड़ाम से नीचे गिरी, तब यह एहसास हुआ कि यह एक मर्द नहीं बल्कि एक स्त्री थी जो इतनी ही बहादुरी से लड़ाई लड़ रही थी। होप्स मिशेल ने रेमिटेंसेस ऑफ द ग्रेट म्यूनिटी में उदा देवी के बारे में लिखा है। वह पुराने पैटर्न की 2 भारी कैलवरी पिस्तौल से लैस थीं। इनमें से एक अंत तक उनकी बेल्ट में ही थी। उनमें जिनमें गोलियां भरी हुई थी, उनकी थैली अब गोली बारूद से आधी भरी हुई थी। हमले से पहले पेड़ पर सावधानी से उन्होंने आधा दर्जन से अधिक विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस क्रम में मशहूर तवायफ उमराव जान अदा की शिष्या कानपुर की अजीजन बेगम जैसी नर्तकी के हृदय में भी अपने देश के प्रति मर मिटने की चाह जगी थी, जिसको कोई रोक नहीं सकता था। अजीजन नर्तकी के जीवन को छोड़कर क्रांतिकारियों की सहायता में लग गईं। अजीजन बेगम ने 400 महिलाओं की एक मस्तानी टोली बनाई। इस टोली की महिलाएं आदमी का वेश धारण कर घायल क्रांतिकारियों की मरहम पट्टी किया करती थीं। और 1857 की संग्राम की जो झलक अजीजन बाई के गीतों में मिलती है। वे लिखते हैं कि आजादी का बिगुल बजा है और क्रांति का साज सजा है, देरी का अब फरमान नहीं, सुनो नाना जी का फरमान, जागो उठो अब हुआ बिहान। अजीजन बाई के गीतों में आजादी को हर कीमत पर पाने की चाह देखी जा सकती है और यह चाह भले से जान की बाजी लगाकर ही क्यों न पूरी हो। कानपुर की ही मस्तानी बाई भी भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर की महावीरी देवी भी 22 महिलाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला बोलती हैं। ऐसे ही राजेश्वरी देवी का भी नाम देखा जा सकता है। राष्ट्र प्रेम का यह भाव जिसका परवान चढ़ते ही मनुष्य अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। राष्ट्र प्रेम का यह भाव जिसका परवान चढ़ते ही मनुष्य अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, ऐसे ही एक बलिदानी का नाम रानी अवंतीबाई है। यह मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत रायगढ़ की रानी थी। इनके संबंध में नीरजा माधव लिखती हैं, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आजादी का बिगुल फूंकने वाली रानी अवंतीबाई रानी लक्ष्मीबाई के समक्ष वीरांगना थीं। अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए रानी अवंतीबाई ने अपनी एक नई सेना का गठन किया था और सर्वप्रथम जुलाई 1857 में सोहागपुर को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराकर उसे अपनी रियासत रामगढ़ में मिला लिया। अवंतीबाई के उद्बोधन में उनका राष्ट्र प्रेम बखूबी झलकता है। उन्होंने अपने सैनिकों एवं सरदारों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा था, भाइयों, जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों में बंधी हो तब हमें सुख से जीने का हक नहीं। माँ को मुक्त करने के लिए ऐशो आराम को तिलांजलि देनी होगी। खून देकर ही आप अपने देश को आजाद करा सकते हैं। अवंतीबाई अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करती रहीं। अंत समय में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने से अच्छा उन्होंने स्वयं को समाप्त करना ठीक समझा।